डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस, तो ये हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है और हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से कैसे हम देखते हैं कि अपना कौन सा मिनरल जो है एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। फिर हमने स्टडी करा था आर्नोन और स्टाउट ने जो दिया था क्या क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ओके, फिर उसके बाद हमने मिनरल्स को क्लासीफाई किया गया उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अब हम स्टडी करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो किस बेसिस पे है। जो फर्स्ट सबसे पहले हमने बोला था क्या कि कौन सा अपना कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स का। अब देखो ये क्लासिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में इससे कुछ खास क्वेश्चन भी नहीं आते। आपको बस कौन सा क्लासिफिकेशन याद रखना है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट वाला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दे रखा है तो उसको यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यानी कि ये क्या बनाते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि अपना कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लास्ट में अपना क्या है, नाइट्रोजन। तो अब देखो अपना जो कार्बन होता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सेल वॉल। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो भी अब देखेंगे कहीं ना कहीं इन चारों सब कंपोनेंट्स के ज़्यादा बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली किसका पार्ट होता है, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स क्या बनाती हैं, अपनी प्रोटीन्स बनाती हैं। तो इन सब से हमें क्या पता लग रहा है कि जो अपने एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है। दूसरा हमें बोला है क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि अपना एटीपी हो गया। अब एटीपी की अगर फुल फॉर्म देखें हम तो क्या होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अपना मैग्नीशियम के अंदर। तो ये क्या है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफिल अपना हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे बेसिकली एटीपी वगैरह का जनरेशन होता है। और एटीपी को आपको पता ही कहते हैं कि हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ऐसे ही अपना क्या होता है, NADPH भी होता है, NADPH2, यहाँ पे भी फॉस्फेट प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर अपना एलिमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पे क्या है, एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। अब जैसे कि हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी, देखो यहाँ पे खुद उन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है। हमने फोटोसिंथेसिस में भी स्टडी करा था कि बहुत सारी जो अपनी रिएक्शंस है उसको कैटलाइज करने के लिए एंजाइम के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, हमने ये रेस्पिरेशन में भी देखा था। और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है जैसे कि Mg2+ का रिक्वायरमेंट था किसमें, राइबोलेस, बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजनेस। ये हमें देखने को मिली थी किसके अंदर, C3 साइकिल के अंदर। दूसरा यहाँ पे क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। ये हमें देखने को मिली थी किसके अंदर, C4 साइकिल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अपना क्या होता है, एक Zn2+ होता है जो एक्टिवेटर होता है किसके लिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड MO यानी कि मॉलिबेडनम ऑफ नाइट्रोजनेस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मॉलिबेडनम जो होता है वो भी कहीं ना कहीं एज अ एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेस एक्ट करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कैन यू नेम फ्यू मोर एलिमेंट्स जो फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। तो देखो इस चैप्टर को आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बाद देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर दुनिया भर की रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमने बताया था कि एंजाइम के साथ साथ कोफैक्टर्स का यानी कि एलिमेंट्स का भी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम एलिमेंट्स कैन ऑल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो इस वाले प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर को आप सबसे लास्ट में देखना। ओके, तो देखो अब सॉल्यूट पोटेंशियल का, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या काम है उस चीज़ को हम समझते हैं। मान लो यहाँ पे अपने ये कह सकते हैं एक सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर उसके प्रेजेंट है वाटर। अब जब सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है, या इससे पहले मैं आपको एक और टर्म यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, वो है वाटर पोटेंशियल। वैसे तो ये सब हमने समझा दिया है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, लेकिन फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं।
अब वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, मान लो किसी सिस्टम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं क्या, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अपना हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम साई और डब्ल्यू से। अब वाटर पोटेंशियल अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा ही वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर सॉल्यूट ऐड हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे कि मान लो उसके अंदर आप कुछ यूनिट ऑफ सॉल्यूट डालते हैं, तो अब जो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जो डिक्रीज़ हुआ वाटर पोटेंशियल के अंदर ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यही क्या होता है, अपना सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है क्या, कि अपना वाटर जो होता है ये मूव करता है कहाँ पे, लो सॉल्यूट पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डैट मीन्स कि वहाँ पे सॉल्यूट्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा, डैट मीन्स कि वहाँ पे सॉल्यूट कम होंगे और वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन कम है। तो लो वाटर कंसनट्रेशन से हाई वाटर कंसनट्रेशन पे वाटर मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे अपना देखो यहाँ पे दे रखा है कि पोटेशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सोमेटा। तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर, कि कैसे पोटेशियम जो होता है अपना वो कॉज करता है चेंज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। उस वजह से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है, गार्ड सेल अपने कैसे कर जाते हैं, स्वेल अप कर जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं और अपना स्टोमेटा जो है वो ओपन कर जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप प्लांट फिजियोलॉजी के बाकी चैप्टर्स स्टडी कर लेना, ओके। अब आते हैं हम अपने इस चैप्टर के बेसिकली कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि क्या है, रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे इसको नाइट्रोजन से। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन हमें इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कितना, 94% ऑफ टोटल ड्राई वेट। यानी कि अगर आप किसी प्लांट को ड्राई कर देंगे तो उसमें 94% आपको ये तीनों मिलेंगे और बाकी जो अपना 6% होगा उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स अपने होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली अपने इस किस में इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है, और अपना सेलुलर फॉर्मेशन, तो सब किसकी हेल्प से बनता है, कार्बन की हेल्प से, हाइड्रोजन की हेल्प से और ऑक्सीजन की हेल्प से। इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टडी नहीं करते क्योंकि ये अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का पूरा इनकी हेल्प से बनता है। अगर ये नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि प्लांट का जो फ्रेमवर्क होगा, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होंगे वो नहीं बनेंगे, अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, ठीक है। देखो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, वो है अपना क्या, मिनरल एंड नॉन मिनरल एलिमेंट्स। तो अब ये है क्या बेसिकली, मिनरल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसको हम सॉइल से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, और वी कैन से यहाँ पे ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी कौन सा एलिमेंट है जिसको सॉइल से ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो वो होते हैं अपने नॉन मिनरल एलिमेंट, ठीक है। इसको हम सॉइल को छोड़ के किससे ऑब्टेन करेंगे, आइदर एयर से और वाटर से। जैसे कि अपना क्या हो गया यहाँ पे, कार्बन किस फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में, वाटर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी, एयर से भी हमें O2 मिलता है। तो आप देख रहे हैं ये हम सॉइल से डिराइव नहीं कर रहे, ये हम एयर और वाटर से डिराइव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मिनरल एलिमेंट्स। बाकी के जितने बचे हुए अपने, यानी कि नाइट्रोजन से लेके जितने भी अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबके सब किस में आएंगे, मिनरल एलिमेंट में आएंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मिनरल एलिमेंट के बारे में बताइए, ठीक है, या पूछ सकते हैं कि जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और फिर चौथा कोई भी दे देंगे, जिंक, मैंगनीज, नाइट्रोजन, और बोल देंगे कि इन सब में से अपना मिनरल एलिमेंट कौन सा है, तो आपको मार्क करना पड़ेगा अपना 4th वन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हम वापस आते हैं रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट पे।
स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट से, और यहाँ पे है नाइट्रोजन। तो अब एनसीईआरटी में क्या है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है सफिशिएंट नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फो होगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, आप उसको साथ साथ नोट करते रहना। तो देखो ये अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो हमारा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है ग्रेटेस्ट अमाउंट में वो है नाइट्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, तो NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। एग्जाम में हो सकता है कि NO3 नेगेटिव की जगह क्या पूछ ले, क्या लिख दे, नाइट्रेट लिख दे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ अमाउंट इसका नाइट्राइट एज वेल एज अमोनियम आयंस में भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और अमोनियम आयन में एब्जॉर्प्शन होता है, ये हम देखेंगे किसके केस में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अभी कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो होता है अपना इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और पर्टिकुलरली कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी होती है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की। ठीक है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी वही होते हैं, ये कह सकते हैं उन्हीं टिश्यूज के सेल्स होते हैं क्योंकि उनको बार बार ही डिवाइड करना होता है। नाइट्रोजन अपना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, वाइटामिन्स का एंड हार्मोन्स का। तो ये पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ओके, साथ ही साथ रेस्पिरेशन के अंदर, ग्रोथ के अंदर, और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर। ओके, क्योंकि इन सब जगह देखो न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इन सब जगह इनका रिक्वायरमेंट होता ही है, तो सारी जगह पे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। और देखो ये इतना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। नीचे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे सिम्टम्स की बात होगी, लेकिन वहाँ पे बेसिकली कंबाइंड सिम्टम्स कह देंगे कि हाँ भाई अगर मिनरल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स दे देते हैं या डिसीज दे देते हैं जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वजह से ही होती है। ठीक है, तो उस केस में हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे हम सबके सिम्टम्स अलग अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है हम वही लिखेंगे क्योंकि बाकी के सारे सिम्टम्स हम वहाँ पे स्टडी कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीव्स। अब ऐसा होता क्यों है, देखो अपना जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंपोनेंट होता है किसका, क्लोरोफिल का भी। ये हम पढ़ सकते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ओके, तो जब नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली जो ग्रीन पिगमेंट है लीव्स के अंदर वो नहीं होगा, और लीव्स कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। तो जब भी हमने बोलना होगा क्या कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल या येलोइंग ऑफ लीफ, हम सिंपली क्या लिख देंगे, क्लोरोसिस लिख देंगे। ठीक है, साथ ही साथ और क्या क्या हो सकता है, सप्रेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अब क्योंकि अल्टीमेटली अपना क्या है, ये एसेंशियल एलिमेंट है, तो इसके ना होने से क्या होगा, जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन वाला फेज है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे, तो आप साथ साथ इसको लिखते रहना क्योंकि अब हमें फॉस्फोरस के बारे में भी लिखना है। तो फॉस्फोरस जो होता है अपना इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स किस फॉर्म में, आइदर H2PO4 नेगेटिव और SPO4 नेगेटिव। तो आपको ये तो याद रखना ज़रूरी है, देखो कि किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, आज फॉस्फोरस जो होता है अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, सेल की मेम्ब्रेन का, ओके, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनका होता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स का भी होता है। और साथ ही साथ ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर ऑल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस। फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी रिएक्शन में एडिशन होता है किसका, फॉस्फेट का, जैसे कि अपना ADP हो गया। जब ADP के अंदर हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ATP मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ATP के बनने के लिए भी किसका ज़रूरत है, फॉस्फोरस का ज़रूरत है। ओके, इसके डिसऑर्डर्स को देखो हम नीचे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने आपसे बोला था कि मेन में लिखेंगे, तो इसके ना होने से यानी कि इसके डेफिशिएंसी से एक डिसीज़ होता है जिसका नाम क्या है, सिकल लीफ डिसीज़। इस केस में लीफ का जो शेप होता है वो थोड़ा सिकल लाइक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है क्या, क्लोरोसिस यानी कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड थोड़ा नेक्रोसिस भी होता है। तो अगर किसी को नेक्रोसिस के बारे में नहीं पता तो नेक्रोसिस यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब
लोकलाइज्ड सेल डेथ होती है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। जैसे कि यहाँ पे बड़ा सा लीफ है, कुछ पर्टिकुलर पे एरियाज में क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। और फिर ये एरियाज जो होते हैं ये ब्राउन अपीयर करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल की डेथ हो चुकी है, ओके। आगे मूव करते हैं पोटेशियम पे। तो पोटेशियम को एब्जॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म में, K+ आयन फॉर्म में, ये आपको याद रखना है, ओके। अब इसका रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, बर्ड्स में, लीव्स में एंड रूट टिप्स में। पोटेशियम का मेन फंक्शन क्या होता है, मेंटेन करता है क्या, एनायन कैटायन बैलेंस, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और साथ ही साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर, ये तो उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो ये सारे आपको फीचर्स याद रखने हैं। अभी वाला जो पोर्शन है अपना, देखो समझने वाला पोर्शन नहीं है, ये सारा मेमोरी बेस्ड पोर्शन है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और अब चाहे तो देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो यहीं से निकाल भी सकते हैं क्या। अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा नहीं होगा, एंजाइम के एक्टिवेशन, बहुत सारी एंजाइम ऐसी होती हैं जो K+ के प्रेजेंस में एक्टिवेट होती हैं, तो उन एंजाइम्स का एक्टिवेशन नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गई, बर्ड्स और लीव्स जो हो गई, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स साथ साथ यहाँ से निकालने की कोशिश करो। मूव करते हैं नेक्स्ट अपने एलिमेंट पे, जो कि है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होता है अपना, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है किस फॉर्म में, Ca2+ आयंस के फॉर्म में। इसका भी रिक्वायरमेंट होता है कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। बात एक ही है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली ऐसे टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी होती है टू डिवाइड, ठीक है। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय प्रोसेसेस धीरे धीरे चेंज करता है किसके अंदर, परमानेंट टिश्यूज के अंदर, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। तो इसको हम पढ़ सकते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में कवर करा है, ओके। और कब कब रिक्वायरमेंट होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन मिडल लैमेला। अब जैसे हमें पता है कि दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है अपना मिडल लैमेला, जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब वो पूरा का पूरा किसका बना है, कैल्शियम पेक्टेट का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कैल्शियम होना का ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, ये हमें किस लिए ज़रूरत होता है, माइटोटिक स्पिंडल के केस में। तो सेल साइकिल में या सेल डिवीज़न में मेटाफेज स्टेज पे अपना क्या बनता है, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका ज़रूरत होता है। सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरत होती है। ये एक्यूमुलेट करता है किसके अंदर, ओल्डर लीव्स के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपना एक्यूमुलेट करता है ओल्डर लीव्स के अंदर, एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम्स। देखो ये वाला जो अपना फीचर है ये ऑलमोस्ट आपको हर केस में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई मिनरल एलिमेंट अपना किसी न किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता ही है, ठीक है। एंड प्ले करता है क्या, इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। तो जब यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट बना रही है, अगर कैल्शियम नहीं हुआ तो मिडिल लैमेला नहीं बनेगा, पहला तो ये हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएशन करवाता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई परमानेंट सेल अपना बन रहा है फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि बीच में ही रुक जाए या डिफरेंशिएशन हो ही ना, माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनेगा, सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, बेसिकली कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको करना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आएगा। नीचे बेसिकली क्या है कि एक साथ दे रखा है, तो उसको भी हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे। फिर आता है अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या है, सबसे पहले ये भी डाइवेलेंट में। अब देखो एक चीज़ और याद रख लेना, अगर हो सके तो मे भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन कौन से अपने एलिमेंट जो हैं वो डाइवेलेंट के केस में डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये देखो सल्फेट जो है ये भी डाइवेलेंट फॉर्म में हो रहा है एब्जॉर्ब। तो इसको अगर याद रखना हो तो रख लेना। हो सकता है कि एग्जाम में अभी ऐसा क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। अब ये किस लिए चाहिए, एक्टिवेट करता है एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और इन्वॉल्व होता है डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। यानी कि अगर ये नहीं हुआ, जैसे कि हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी भी थी कि मैग्नीशियम जो है अपना आरयूबीपी और फॉस्फोनल पायरुवेट को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होंगे, इसका क्या हो गया, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गया। दूसरी बात कि मैग्नीशियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, क्लोरोफिल का, और साथ ही साथ
हेल्प टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैग्नीशियम नहीं हुआ तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनता तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमने ऊपर स्टडी करा था, क्लोरोसिस। ठीक है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है इसकी हेल्प से बन रहा है, ये नहीं हुआ तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सल्फर पे। तो सल्फर भी सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सल्फर अपना प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड्स के अंदर, सिस्टीन और मेथियोनाइन, और मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेवरल कोएंजाइम्स का, जैसे कि विटामिन हो गया, थायमिन, ठीक है, एंड फेराडॉक्सिन वगैरह। यानी कि अगर अपना सल्फेट या सल्फर नहीं हुआ तो ये जो अपनी अमीनो एसिड्स होती हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये नहीं बनेंगी। ये नहीं बनेंगी तो हो सकता है कि भाई अमीनो एसिड से अपना क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो जो अपने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होगी उसका फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, जो ये कोएंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब भी नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो सल्फर से भी अपने बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि एक टी येलो डिसीज़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी येलो डिसीज़ किस वजह से होता है, तो सल्फर की डेफिशिएंसी से। यहाँ पे अपनी जो लीव्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, क्लोरोटिक, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, स्मॉल हो जाती हैं। ठीक है, अपरोल्ड, यानी कि वो रोल कर जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनका टेक्सचर जो है वो स्टिफ हो जाता है एंड जल्दी से शेड कर जाती हैं। ठीक है, तो ये अपना टी के केस में देखने को मिलता है, और इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम स्टार्ट करेंगे आयरन से नेक्स्ट वीडियो में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जितने भी अब बचे हैं उसको कवर करेंगे। फिर फाइनली देखो यहाँ पे हमने कहा था कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स का अलग से टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ पे हम सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स को कलेक्टिवली स्टडी कर लेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे हम टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से। क्योंकि जब हमने डिफरेंसेस स्टडी करे थे किसके बीच में, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में, तो हमने बोला था कि सिर्फ माइक्रो से ही क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है ना। तो अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।